Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek and we are starting with a very new polity series that is the landmark judgments. हमने एक न्यू इनिशिएटिव लिया फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2022. हम जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर मेकिंग द वीडियोज़ ऑन इट. वी वुड बी डिस्कसिंग कि ये जजमेंट क्यों आई थी, what was the subject in question उस टाइम पे, and how it framed the constitution or how it shaped the constitution of India as the Supreme Court has given the verdict in the different judgments. So starting with the very first judgment of the independence India, that is the year 1950, we would be seeing A.K. Gopalan versus State of Madras. एज़ यू हैव टू नो कि A.K. गोपालन कौन थे या वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे कि उनकी जजमेंट को हमने लैंडमार्क जजमेंट बोला है. सो A.K. गोपालन वॉज अ रेवोल्यूशनरी. He was a member of the Communist Party and in the year 1952 he laid the foundation of Communist Party of India, that is Marxist. CPIM की इन्होंने फाउंडेशन ले की थी 1952 में and he was a communist leader. So and as you can see in the picture, the government of India has released a stamp on his name in the year 1990. So obviously he was very influential person. अगर हम देखेंगे कि ये जजमेंट जो आई थी इसका टाइटल क्या है, इट वॉज A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. कौन से दो आर्टिकल्स हैं या कौन से सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन रेज किया, तो आगे चल के देखेंगे. फर्स्ट वॉज आर्टिकल 13, देन इज आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 32 एंड द लास्ट वॉज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. फ्रॉम दिस जजमेंट वी हैव सीन कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है. जो ये 1950 की जजमेंट है, 1980s का जो केस है मेनका गांधी केस में ये जजमेंट को ओवरटर्न किया गया एंड देन वी रियलाइज कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जजमेंट इन 1950. हम देखेंगे कि A.K. गोपालन को ईयर 1947 में व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, सो रूलिंग पार्टी ने इनको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू इनको डिटेन किया बिकॉज जो CPI, एज यू नो ही वॉज अ लीडर ऑफ CPI, तो जो इनके आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस थे और जो रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 के आइडियाज़ और एस्पिरेशंस थे दैट वर इन टोटल कॉन्फ्लिक्ट. ये कुछ बोलते थे और रूलिंग गवर्नमेंट कुछ और चाहती थी. तो इन द ईयर 1947 इनको डिटेन किया गया. जब इनको डिटेन किया गया तो आफ्टर हिज डिटेंशन जब इनको रिलीज़ करते थे तो जैसे ये परोल पे बाहर आते थे इनको दोबारा डिटेन कर लेते थे. तो A.K. गोपालन बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड. वो कहते हैं ऐसा क्यों है या मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि when you release me after the detaining period उसके बाद आप मुझे दोबारा डिटेन कर लेते हो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो ही चैलेंज दिस एक्ट ऑफ 1950s. इन्होंने बोला कि पहले तो आप मुझे एक्सप्लेन करो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है. अगर आपने मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया है तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि आप मुझे कितने महीनों के लिए डिटेन कर सकते हो. और अगर आप मुझे डिटेन कर रहे हो तो मेरा आर्टिकल 13, 19, 21, 22 एंड 32 ये 5 आर्टिकल जो मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये वॉलेट हो रहे हैं और इनकी वॉलेशन हो रही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, इनकी वॉलेशन नहीं हो रही है. इंडिया न्यू है, अभी इंडिपेंडेंस इंडिया ने अचीव की है. तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है और जो इनके क्लॉज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर दीज 5 आर्टिकल्स, ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. अगर हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू डिटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी थ्रू दीज आर्टिकल्स. यू आर नॉट प्रोटेक्टेड थ्रू दीज आर्टिकल्स. एंड जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी इन 1950, दिस वाज द ब्लैक डे. आप कह सकते हो कि दिस वाज द वेरी वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी तब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कितनी नैरो इंटरप्रिटेशन कर सकती है और कैसे जजमेंट दे सकती है. हम देखेंगे कि फर्स्ट देखेंगे कि हु वाज A.K. गोपालन. A.K. गोपालन का फुल नेम था अलियत कुतियारी गोपालन. ही वाज बोर्न इन अक्टूबर 1904 एंड ही डाइड इन मार्च 1977. ही वाज पॉपुलरली known as A.K. गोपालन एंड वाज अ इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 16 लीडर्स में से he was a member and he was elected as the member of the first Lok Sabha in 1952. Later he became one of the founding members of CPIM. जैसे हमने बात की है कि CPIM की फाउंडेशन भी A.K. गोपालन साहब ने ले की थी. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि as he was a communist leader he was detained over and again after December 1947. इनको डिटेन कर लेते थे.
अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, फिर इनको रिलीज़ कर देते थे जैसे इनका 3 मंथ्स 6 मंथ्स टेन्योर पूरा होता था। जैसे ये बाहर आते थे तो इनको दोबारा डिटेन कर लेते थे। सो ही गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। इन्होंने बोला कि ये क्या मजाक है कि 1947 में आप मुझे डिटेन कर रहे हो, देन यू रिलीज़ मी, फिर आप अगेन डिटेन कर रहे हो। सो ऑन March 1st 1950 ही सर्व्ड अपॉन, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मद्रास को बोला कि सर आप ये गलत कर रहे हो, आप मेरी अंडर आर्टिकल 32 जो हेबियस कॉर्पस की रेट है मैं प्लेस कर रहा हूँ, आपको मुझे ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड्स पे आप मुझे डिटेन कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सॉरी सर हम आपको ग्राउंड्स नहीं बता सकते। इन्होंने बोला कि जो हमारा आर्टिकल 13 है वो बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, अगर आप मुझे डिटेन करो मेरे पास पावर है कि जुडिशरी कैन कम टू माई रेस्क्यू। पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला सर सॉरी हम आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकते, अगर हमने आपको डिटेन किया है तो वी आर नॉट ऑब्लाइज टू टेल यू द ग्राउंड्स ऑन विच ग्राउंड्स वी हैव डिटेन्ड यू। सो ही गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सो इन्होंने केस किया। इनका केस 6 जज बेंच के सामने आया। उसमें से एक जज ने कहा कि ठीक है आपको हम डिटेन नहीं कर सकते, पर 5 जजेस ने कहा कि नहीं हम आपको डिटेन कर सकते हैं। तो दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। गोपालन फाइल्ड अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 रिट है हेबियस कॉर्पस की कि अगर आपने किसी को डिटेन करना है सो यू हैव टू डिस्क्लोज द ग्राउंड्स कि आप किस ग्राउंड्स पे आपने किसी बंदे को डिटेन किया है। बट द अथॉरिटीज़ उन्होंने मना कर दिया कि सर हम आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद गोपालन ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं बताओगे सो मेरे पास पावर अंडर आर्टिकल 13, 19 एंड 21 है कि अगर आप मुझे डिटेन करोगे तो मेरे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, राइट टू स्पीच की पावर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और राइट टू लाइफ है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कम्युनिस्ट लीडर हूँ, इफ़ आई एम अ कम्युनिस्ट लीडर और मैंने कोई स्पीच दी है कहीं पे तो आप उसके बेसिस मुझे डिटेन कर लोगे कि रूलिंग पार्टी को या रूलिंग गवर्नमेंट को मेरी स्पीच अच्छी नहीं लगी वो मुझे डिटेन कर लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 19 मुझे फुल पावर देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अंडर आर्टिकल 13 मेरे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, अगर आप मुझे डिटेन करोगे तो आई कैन सीक जस्टिस फ्रॉम द जुडिशरी कि जुडिशरी कैन कम टू माई रेस्क्यू। एंड अंडर आर्टिकल 21 आई हैव राइट टू लाइफ कि आप किसी भी सबसर्सिव एक्शन या सबसर्सिव क्लॉज के थ्रू मुझे डिटेन नहीं कर सकते। पर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं सर वी कैन डिटेन यू। जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इसके डिफरेंट सेक्शन 3 एंड 14 के अगेंस्ट वी कैन डिटेन यू एंड यू हैव नो जुडिशियल इम्यूनिटी। हम आपको डिटेन कर सकते हैं इनिशियली 3 मंथ्स मैक्सिमम 12 मंथ्स तक हम आपको डिटेन कर सकते हैं और आप हमें चैलेंज नहीं करोगे। तब ए के गोपालन ने कहा कि सर अगर ये बात है तो आर्टिकल 22 हमें बताता है कि अगर आपने डिटेन किया है तो यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स, पर गवर्नमेंट फेल्ड टू डिस्क्लोज द थिंग्स एंड ए के गोपालन वॉज डिटेन्ड ओवर एंड अगेन। तो ए के गोपालन ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया या कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया तो कोर्ट ने बोला कि सर जो आपकी डिटेंशन है दैट इज़ वैलिड। प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 19 के एम्बिट के बाहर है। अगर आपने कोई स्पीच दी है, फ्लैम्बॉइंट स्पीच दी है जिससे सरकार ऑफेंड हो रही है तो वो आपको प्यूनिटिव मेजर्स भी आपके ऊपर स्लैप कर सकती है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी स्लैप कर सकती है और आपको डिटेन कर सकती है। इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है पर वो उन सिटीजन्स को देता है जो सिटीजन्स फ्री हैं। जो सिटीजन्स ऑलरेडी अंडर प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट है उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो कोई ऐसी स्पीच नहीं देंगे कि लॉ वायलेट होगा। थर्ड चीज़ बोली कोर्ट ने कि जब आपको डिटेन किया गया तो अंडर दिस एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 आपको वैलिड प्रोसीजर के थ्रू डिटेन किया गया है, सो आपका आर्टिकल 21 वायलेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है उसके जो प्रोविजंस हैं वो सब प्रोविजंस हमने आर्टिकल 22 के अंडर कवर किए हैं। बिकॉज इफ़ यू आर बीइंग डिटेन्ड द एक्ट वॉज जस्टिफाइड या एक्ट इज़ जस्टिफाइड कि आपको डिटेन क्यों कर रहे हैं और उसके थ्रू ही आपको स्टेट गवर्नमेंट डिटेन कर रही है कि वी कांट कम टू योर रेस्क्यू। तो ए के गोपालन ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने बोला कि सर यू आर डिटेनिंग मी नो प्रॉब्लम, आपने डिटेन कर रहे हो ओवर एंड ओवर अगेन कि ठीक है आज मेरा टाइम ख़राब है कि आज मेरी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ बात नहीं बन रही है या मेरी आइडियोलॉजी सेम नहीं है उनके थ्रू, बट जो आर्टिकल 13 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है यू आर चैलेंजिंग दैट वैलिडिटी। अगर आप ये वैलिडिटी चैलेंज कर रहे हो
इट मीन्स कि जुडिशरी इज़ डूइंग अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन, और इस नैरो इंटरप्रिटेशन के थ्रू यू आर डिटेनिंग अस। तो कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स यू इम्यूनिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू। हर इंडियन सिटीज़न एंड स्टेट के पास ये फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल 13 के अंडर अगर कोई लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो जुडिशरी कैन कम टू योर रेस्क्यू, और उसको बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी अपने जजमेंट्स का रिव्यू करेगी। बट कोर्ट सेड कि सॉरी वी कांट डू दैट बिकॉज आपकी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, 21, 22 एंड 32 वॉलेटिव नहीं है। आपको जिस एक्ट के थ्रू डिटेन किया है वो बिल्कुल सही प्रोसीजर से किया है और जस्टिफाइड है। सेकंड ए के गोपालन सेट, सर आर्टिकल 19 का टेक्स्ट बोलता है कि आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं अपना कोई भी ओपिनियन है आई कैन फ्रीली एक्सप्रेस माई ओपिनियन विदाउट फियर, बट यू आर वॉयलेटिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच। तब कोर्ट ने बोला कि सर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, पर वो देता है जो सिटीजन्स फ्री हैं, एज यू आर ऑलरेडी अंडर द प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, सो ये आर्टिकल की जो राइट्स हैं वो आपके पास नहीं हैं। थर्ड चीज़ बोली कि आर्टिकल 21, ए के गोपालन सेट कि आर्टिकल 21 का टाइटल है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, कि मेरी दोनों राइट्स वॉलेट कर रहे हो आप। तो कोर्ट ने बोला कि सर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 है, अगर आप उसके सारे प्रोसीजर्स या सारे सेक्शंस देखोगे, सेक्शन 3, 7, 8 एंड ऑल, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि अगर आपने या आपकी वजह से स्टेट को कोई थ्रेट है तो यू आर इम्यून फ्रॉम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंडर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सो दिस क्लॉज ऑल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू इन योर केस। द नेक्स्ट वॉज आर्टिकल 22। ए के गोपालन सेट कि सर यू आई हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, कि मेरे को प्रोटेक्शन है, यू कैन नॉट डिटेन मी या यू कांट डिटेन मी विदाउट गिविंग मी और विदाउट प्रिस्क्राइबिंग मी द बेसिस ऑफ द डिटेंशन। द कोर्ट सेड सर हम आपको डिटेन कर रहे हैं, आपके पास प्रोटेक्शन इन सर्टन केसेस, बट यू हैव वॉलेटेड द लिस्ट, सो यू आर बीइंग डिटेन्ड। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि ऐसा क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना बड़ा है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, इतने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, पर तब भी आप मुझे डिटेन कर रहे हो। एट लास्ट ए के गोपालन सेड सर अंडर आर्टिकल 32 आई कैन सीक रिड्रेसल फॉर द वॉलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट्स। सो अकॉर्डिंग टू हेबियस कॉर्पस जो एक पिटिशन है, यू हैव टू टेल मी कि अगर आप मुझे कस्टडी में ले रहे हो व्हाट आर द ग्राउंड्स, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि वी कैन नॉट टेल यू द ग्राउंड्स बिकॉज यू हैव वॉलेटेड द PDA 1950। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बात के ऊपर वॉज वेरी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था कि PDA प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 की जो क्लॉजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्लॉजेज ही सबसे ज़्यादा बड़े हैं, फंडामेंटल राइट्स छोटे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो जजमेंट थी इसने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन की। ए के गोपालन को बोला कि हमने आपका कोई राइट वॉलेट नहीं किया है और जो आपकी डिटेंशन है दैट इज़ लॉफुल और हम आपको डिटेन करेंगे। इसके बाद ए के गोपालन ने बोला कि सर आपने बोला कि आप मुझे डिटेन करो अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि ये लॉ की पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अगर हम इस लॉ का प्रिंसिपल देखें तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी लीगल राइट्स हैं वो हर बंदे के पास अकॉर्डिंग टू लॉ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंट लॉ है, सेंटर का डिफरेंट लॉ है, आप मुझे स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के अंडर आप मुझे चार्ज कर रहे हो और सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। तो इन्होंने बोला कि सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर आपकी डिटेंशन है दैट इज़ टोटली लॉफुल, हम आपको डिटेन कर रहे हैं, आपने ये मिसयूज़ किया है इन पावर्स का। और जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो आज इन द ईयर 1950 दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ने कोई लॉ बनाया है एंड यू आर वायलेटिंग, तो आपको आपको आर्टिकल 13, 19, 21, 22 एंड 32 के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एंड दिस वॉज द जजमेंट कि जो ए के गोपालन को जिन्होंने चार्ज किया, पर हम देखेंगे आगे चल के इन द ईयर 1980 इन द मेनका गांधी केस ए के गोपालन के जजमेंट को रिवर्स किया गया। हमने बोला कि अगर हमने किसी को डिटेन करना है द पर्सन विल एंजॉय ऑल द प्रोटेक्शन अंडर दीज आर्टिकल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी भी चीज़ में इनको वॉलेट नहीं करा जाएगा। अब देखते हैं कि 6 जजेस कौन थे के गोपालन केस में। फर्स्ट वॉज हीरालाल कन्हैया, ही वॉज द चीफ जस्टिस। सेकंड वॉज फजल अली, थर्ड वॉज पतंजलि शास्त्री, फोर्थ वॉज मेहर चंद महाजन,
then it was BK Mukherjee, then it was शुद्धि रंजन दास. इसमें से फजल अली वॉज द जज जिन्होंने डिसेंट किया था, और हीरालाल कानिया ने डिसीजन दिया था कि आपकी जजमेंट वैलिड है, आपको आप जो हमारी जजमेंट है वो वैलिड है, हम वॉलेशन नहीं कर रहे हैं. पर इन द ईयर 1950 से 1980 में ये सेम प्रिंसिपल फॉलो हुआ. आफ्टर मेनका गांधी केस ऑफ 1980 वी विल सी कि ये कैसे जजमेंट ओवरटर्न हुई, और वी रियलाइज्ड, मतलब एज अ कंट्री वी रियलाइज्ड कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस of fundamental rights and due process of law if we have to serve justice to our citizens. तो दोस्तों, this was the case, the first landmark case A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर एक लीडर को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उनको ग्राउंड्स नहीं बताए, उन्होंने बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि आप मुझे गलत तरीके से अरेस्ट कर रहे हो या डिटेन कर रहे हो, मेरे पास प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 13, 19, 21, 22 एंड 32. बट कोर्ट टर्न्ड अ ब्लाइंड आई कि सर हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे बिकॉज एक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आपने अगर कोई वॉलेशन किया तो आपको डिटेन किया जाएगा. बट आगे चल के हम देखेंगे कि कोर्ट ने कैसे अपनी ही स्टेटमेंट या अपनी ही जजमेंट को रिव्यू किया, एंड इन द 1980s कोर्ट गेव अस अनदर जजमेंट कि नहीं, आपके फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, किसी भी केस में फंडामेंटल राइट्स वॉलेट नहीं करेंगे, और अगर वॉलेट होते हैं और अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है और उसका प्रोटेक्शन भी फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो वी विल सी कि आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, एंड वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. थैंक यू सो मच. दिस वॉज द केस. थैंक यू सो मच.